एक छोटे से शांत गांव में जहां सुबह की चाय की खुशबू और चिड़ियों की आवाजें एक साथ गूंजती थीं, वहीं गौरी अपनी जिंदगी जीती थी। बचपन में ही उसकी माँ का इंतकाल हो गया था। वह दिन गौरी को याद भी नहीं था, क्योंकि तब वह बहुत छोटी थी। लेकिन माँ की कमी का एहसास हमेशा उसके दिल में रहा, जैसे कोई खाली जगह जिसे कोई भर नहीं सकता। कुछ सालों बाद उसके पिता रघुनाथ ने दूसरी शादी कर ली। उन्होंने कमला नाम की एक औरत को अपनी पत्नी बनाया। कमला के साथ उसकी अपनी बेटी भी इस घर में आई, जिसका नाम था नंदिनी। गांव के लोग कहते थे कि रघुनाथ ने अच्छा किया, अब घर संभालने के लिए एक औरत आ गई है। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि उस घर की चार दीवारों के अंदर क्या चल रहा था। धीरे धीरे रघुनाथ की तबीयत खराब रहने लगी। पहले वह थोड़ा थका थका रहने लगे, फिर उनका खाना कम हो गया और कुछ ही समय बाद चलना फिरना भी मुश्किल होने लगा। आखिर एक ऐसा वक्त आ गया जब वह ज्यादातर समय बिस्तर पर ही पड़े रहते थे। गौरी के चेहरे पर हमेशा एक शांत मुस्कान रहती थी। उसके दिल में कितना दर्द छुपा था, ये सिर्फ वही जानती थी। कमला को घर के कामों से कोई मतलब नहीं था और ना ही नंदिनी को। दोनों का बस एक ही काम था, गौरी को हर वक्त आदेश देना। गौरी का दिन सूरज निकलने से भी पहले शुरू हो जाता था। आँख खुलते ही उसका पहला काम होता था चूल्हा जलाना, फिर दूर कुएं से पानी भरकर लाना, उसके बाद आंगन साफ करना और रघुनाथ के लिए काढ़ा बनाना। ये सब करते करते जब तक घर के बाकी लोग नींद से उठते, तब तक गौरी का आधा दिन बीत चुका होता था। बेटी, काश मैं तेरे लिए कुछ कर पाता। तुझे इतना कुछ सहते देखता हूं तो दिल बहुत भारी हो जाता है। बाबूजी, आप ऐसी बातें मत करो। आप बस ठीक रहो, मेरे लिए वही काफी है। आपके रहते मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं। गौरी, ओ गौरी, तू कहाँ छुप गई? मेरे सिर में दर्द हो रहा है, जल्दी चाय बना। जी माँ, 1 मिनट। 1 मिनट क्या? कितनी देर लगाएगी? और शक्कर भी लाना जल्दी। माँ, शक्कर खत्म हो गई है। क्या? सारी शक्कर क्या चाट गई तू? मनहूस। नहीं माँ, कल नंदिनी दीदी को खीर खानी थी तो। मेरी बेटी का नाम लेकर अपनी सारी गलतियां छुपाती है, झूठी कहीं की। नंदिनी ये सब दूर खड़ी सुनती रही और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान बनी रही। गौरी ने हमेशा की तरह चुप रहना ही बेहतर समझा। सुन, एक काम कर, आज से तेरे बाबूजी का खाना आधा कर दे। पड़े पड़े कौन सी ताकत चाहिए उन्हें? मैं क्यों इतना खिलाऊं उन्हें? गौरी का दिल एक पल के लिए जैसे थम सा गया। माँ प्लीज, उनका खाना मत बंद करो। मैं कसम खाती हूँ, आज के बाद हम दोनों में से कोई भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं खाएगा। घर में जो बचेगा वही हमारे लिए काफी होगा। लेकिन बाबूजी को तो अच्छा खाना चाहिए, वो बीमार हैं। कमला ने गुस्से से अपना मुंह फेर लिया। ठीक है, ज्यादा नाटक मत कर, जा काम कर। गौरी अंदर ही अंदर रो रही थी, लेकिन बाहर से मुस्कुरा रही थी। यही उसकी जिंदगी का रोज का हिस्सा बन चुका था। अगले दिन गौरी फिर सूरज निकलने से पहले उठ गई। उसने बड़ा सा घड़ा उठाया और कुएं की तरफ चल पड़ी। कुएं से पानी भरकर उसने घड़ा सिर पर रखा और वापस घर की ओर चलने लगी। रास्ते में उसकी नज़र थोड़ी दूर बैठी एक औरत पर पड़ी। उसका मिट्टी का मटका, जो शायद अभी अभी भरा गया था, नीचे गिरकर टूट चुका था। पानी ज्यादा नहीं बहा था, लेकिन औरत का चेहरा दर्द से लाल हो रहा था। उसकी आंखें थकी और बुझी हुई लग रही थीं। वो बार बार उठने की कोशिश करती, मगर फिर वहीं बैठ जाती। गौरी तुरंत उसके पास गई।
उसने देखा कि औरत की उम्र थोड़ी ज्यादा थी। चेहरा पीला पड़ चुका था और उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। आंटी जी, क्या हुआ? आप ठीक हैं? बेटी, सुबह से बुखार नहीं उतर रहा। सोचा पानी भरकर आ जाऊंगी, लेकिन ये घड़ा भी गिर गया। अब न घर जाने की ताकत है, न घड़ा उठाने की। आंटी जी, आप यहीं बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। नहीं बेटी, तू अपना काम कर। मुझे देखकर तुझे ज्यादा परेशानी नहीं लेनी चाहिए। आंटी जी, अगर मैं अपना काम करके चली जाती तो मेरे बाबूजी के लिए पानी तो पहुंच जाता, लेकिन आपका क्या? आप यहाँ अकेली यूं ही कांपती रहती? नहीं जी। गौरी कुएं की तरफ वापस चली गई। आंटी जी का टूटा हुआ घड़ा अब पूरी तरह बेकार हो चुका था। उसने बिना देर किए कुएं से पानी निकाला और आंटी जी का नया घड़ा भर दिया। फिर उसे सावधानी से उठाकर उनके पास ले आई और उन्हें पकड़ाया। आंटी जी, आप ठीक नहीं हैं। आपका घड़ा भी टूट गया है। आप ये पानी अपने साथ ले जाइए, मैं फिर से कुएं से भर लूंगी। गौरी ने आंटी जी को सहारा दिया। एक हाथ से उसने उनका हाथ थामा और दूसरे हाथ से उनका पानी से भरा घड़ा उनके सिर पर रखने में मदद की। आंटी जी खुद घड़ा ठीक से उठा नहीं पा रही थी, इसलिए गौरी उनके साथ थोड़ी दूर तक चलती रही। जब आंटी जी के घर का रास्ता साफ और आसान हो गया तो गौरी ने उन्हें वहीं रोककर धीरे से संभाला और फिर उन्हें वहीं छोड़ दिया, ये यकीन करते हुए कि अब वो अकेले आगे बढ़ सकती हैं। आंटी जी, अब सीधे घर चली जाइए, खुद को संभालिए। बेटी, भगवान तुझे बहुत खुश रखे। ऐसी लड़की दुनिया में बहुत कम होती है। गौरी ने मुस्कुराकर हाथ जोड़े और वापस कुएं की तरफ लौट गई, अपने लिए फिर से पानी भरने। रास्ते में वह सोचती रही, माँ तो काफ़ी देर पहले जाग गई होंगी, चाय का इंतज़ार कर रही होंगी। आज तो बहुत सुनना पड़ेगा। घर पहुंची तो कमला दरवाजे पर ही खड़ी थी, हाथ कमर पर रखे हुए। कहाँ मर गई थी इतनी देर? सूरज सर पर आ गया और ये महारानी अभी पानी लेकर आ रही है। माँ, रास्ते में एक आंटी जी बीमार थी, उनका घड़ा गिर गया तो। मुझे कोई कहानी नहीं सुननी। जाओ, पहले चाय बनाओ, फिर बर्तन धो, फिर आंगन दोबारा साफ करो। जी माँ, अभी करती हूँ। गौरी ने घड़ा रखा, हाथ धोए और रसोई में घुस गई। कोई शिकायत नहीं, कोई शब्द नहीं। कुछ दिनों बाद उस गांव में पड़ोसी के घर कुछ लोग शहर से आए हुए थे। उनमें एक औरत थी, रेवती, जो अपने बेटे के लिए एक अच्छी लड़की ढूंढ रही थी। उसका बेटा विक्रम शहर में अच्छी नौकरी करता था, सीधा साधा इंसान था। रेवती अपनी भाभी सविता के घर आई थी, वही पड़ोसी जिनका घर गौरी के घर के बिल्कुल पास था। रेवती सुबह बाहर बैठकर चाय पी रही थी जब उसने गौरी को झाड़ू लगाते हुए देखा, धूप में बिना रुके पूरी लगन से अपना काम करते हुए। सविता भाभी, ये लड़की कौन है? अरे वो तो साथ वाले घर की गौरी है। बहुत सीधी बच्ची है। बेचारी की माँ बचपन में गुजर गई। घर में सौतेली माँ है। इतनी लगन से काम करती है और चेहरा भी कितना शांत है। ऐसी लड़की बहुत मुश्किल से मिलती है। हाँ भाभी, घर का सारा काम वही करती है, बहुत मेहनती है। मैं सोच रही थी, क्या मैं अपने बेटे विक्रम के लिए इसका रिश्ता भेज सकती हूँ? सविता थोड़ी रुकी। भेज तो सकती हैं रेवती जी, पर उनका परिवार आपके जितना अमीर नहीं है। हमें अमीरी नहीं चाहिए, एक अच्छी बहू चाहिए जो घर संभाल सके, जो दिल से काम करे। ये लड़की वो सब है। ठीक है, मैं कल कमला बहन से बात कर लेती हूँ। कुछ दिनों बाद कमला सविता के घर आई, खाने की कुछ चीज देने के लिए। कमला बहन, एक बात करनी थी। मेरी एक भाभी है, रेवती जी। उनका बेटा शहर में बड़ी नौकरी करता है। उन्होंने गौरी को देखा तो रिश्ता भेजा है। कमला बाहर से खुश लग रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। अगर गौरी चली गई तो घर का काम कौन करेगा? कपड़े कौन धोएगा? खाना कौन बनाएगा? हाँ बहन जी, रिश्ता भेज दीजिए।
वापस जाते वक्त कमला के दिमाग में एक और ख्याल आया और उस ख्याल ने उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान ला दी। अगर लड़के वाले इतने अमीर हैं, तो शादी गौरी की क्यों? मेरी बेटी नंदिनी की क्यों नहीं? घर आकर कमला ने दोनों को बुलाया। गौरी, नंदिनी, कल घर में मेहमान आ रहे हैं। जी माँ, क्या बनाना है? मैं सब तैयार कर दूंगी। हाँ, बना देना। अच्छा खाना बनाना। मैं नहीं चाहती कि गांव वाले कहे कि कमला ने सौतेली बेटी के देखने वाले आए और ढंग का खाना भी नहीं बनवाया। माँ, क्या मुझे देखने आ रहे हैं? हाँ, पर ज्यादा सवाल मत कर। माँ, अगर मेरी शादी हो गई तो बाबूजी का ख्याल कौन रखेगा? उसकी बुरी किस्मत भी साथ ले जाना। इस निकम्मे को भी अपने साथ ले जाना। गौरी अंदर से चिंतित थी, लेकिन उसके दिल में एक हल्की सी उम्मीद भी थी। शायद नए घर में बाबूजी भी ठीक हो जाए, शायद जिंदगी थोड़ी बेहतर हो जाए। अगली सुबह गौरी भाग भाग कर रसोई में लगी रही। उसने पूरी बनाई, सब्जी बनाई, खीर बनाई और मिठाई के लिए भी कुछ तैयार किया। घर साफ किया और आंगन में पानी डाला। नंदिनी अपने कमरे में कपड़े ढूंढ रही थी। माँ, ये लाल साड़ी पहनूं या नीली वाली? जो मन करे मेरी बेटी, आज सब तेरी ही तरफ देखेंगे। पर माँ, मेहमान तो गौरी को देखने आ रहे हैं ना? तू बस तैयार हो जा, बाकी मैं संभाल लूंगी। दोपहर को बाहर एक बड़ी चमकदार कार आकर रुकी। पूरे गांव के लोग हैरान हो गए। ऐसी कार गांव में बहुत कम ही आती थी। कार से पहले रेवती उतरी और उनके साथ विक्रम भी था। सीधा सादा लड़का, शांत स्वभाव का। कमला ने कार देखी। उसकी आंखों में लालच साफ छलकने लगा। अगर शादी होगी तो नंदिनी की होगी। वह तेजी से अंदर गई, जहां गौरी रसोई में काम कर रही थी। गौरी, जल्दी अंदर जा और नंदिनी को तैयार कर। जी माँ, लेकिन मेहमान तो मुझे देखने आए हैं ना? मैंने जो कहा वो कर, ज्यादा सवाल मत पूछ। गौरी बिना कुछ सोचे अंदर चली गई और कमला ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। माँ, दरवाजा क्यों बंद किया? चुपचाप बैठी रह, बाहर आने की कोशिश भी मत करना। कमला बाहर गई और रेवती के सामने आ गई। आइए आइए, माफी चाहती हूँ, स्वागत में थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं बहन जी। बहन जी, वो लड़की जो बाहर झाड़ू लगा रही थी वो कहाँ है? वही तो गौरी है ना? कमला का चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया। फिर उसने खुद को संभाला और झूठ बोला। बहन जी, क्या बताऊं, वो तो बहुत खराब निकली। कुछ दिन पहले किसी लड़के के साथ भाग गई। हमारा सिर शर्म से झुक गया। मैं आपका अपमान नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैं आपको अपनी दूसरी बेटी नंदिनी से मिलवाती हूँ। वो बहुत समझदार है, बहुत अच्छी बच्ची है। रेवती का चेहरा थोड़ा बदल गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। नंदिनी अच्छे कपड़े पहने, गहने लगाए बाहर आई। विक्रम ने उसे ध्यान से देखा। उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने मन में सोचा, अगर ये लड़की भी इस रिश्ते के लिए राजी है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। किसी और की गलती की सजा किसी और को क्यों मिले? जी, मुझे मंजूर है। कमला की आंखों में खुशी झलक आई। सही कहा बेटे, नंदिनी बहुत अच्छी बच्ची है। अगली पूर्णिमा को ही शादी कर लेते हैं। रेवती कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, ठीक है। अंदर बंद बैठी गौरी बाहर की बातें सुनती रही। आवाजें धुंधली थी, लेकिन समझ आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने कोई आवाज नहीं निकाली, क्योंकि गौरी जानती थी रोने से कुछ नहीं बदलेगा। कुछ ही दिनों में शादी तय हो गई। शादी का दिन आ गया, घर सज गया, मेहमान आ गए, शहनाइयां बजने लगी। कमला ने गौरी को साफ साफ कह दिया, तू बाहर नहीं आएगी, मेहमानों के सामने नहीं आएगी, किसी से कुछ नहीं बोलेगी, समझी? और अगर तूने कुछ ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गौरी अपने बाबूजी के साथ एक छोटे से कमरे में बैठ गई। बाहर खुशियां थीं, शहनाइयां बज रही थीं, लोग हंस बोल रहे थे, लेकिन उस कमरे के अंदर गहरा सन्नाटा था।
काश आज तेरी माँ होती। बाबूजी आप ठीक हो जाइए, यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। नंदिनी की शादी हो गई, वह अपने ससुराल चली गई। मेहमान चले गए, घर खाली हो गया और कमला का असली रूप सामने आ गया। अब तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ, मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। माँ, हम कहाँ जाएंगे? जहाँ जाना हो जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कमला, कम से कम मेरी बेटी पर तो रहम कर। मुझे किसी पर रहम नहीं आता। अभी के अभी दोनों निकल जाओ। गौरी ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप अपने पिता को सहारा दिया और धीरे धीरे उन्हें लेकर घर से बाहर निकल गई। जाते समय उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जंगल की तरफ जाते हुए रास्ता लंबा था, उसके पैर थक रहे थे। सूरज धीरे धीरे ढलता जा रहा था। बेटी, मुझे यहीं छोड़ दे, मैं तेरे लिए बोझ बन गया हूँ। बाबूजी, ऐसा कभी मत बोलना। मैं आपको कभी नहीं छोड़ सकती, कभी नहीं। थोड़ी दूर चलने के बाद गौरी को पानी की ज़रूरत महसूस हुई। वो अपने पिता को एक छोटी सी नदी के किनारे बैठाकर पानी ढूंढने के लिए आगे चली गई। वहीं उसने एक साधु बाबा को देखा जो एक पेड़ के नीचे दर्द से कराह रहे थे। बाबा, आपको क्या हुआ? बेटी, ध्यान करते वक्त एक सांप ने काट लिया, बहुत दर्द हो रहा है। गौरी को अपनी माँ की बचपन की बातें याद आ गईं, जब उन्होंने उसे कुछ जड़ी बूटियों के बारे में बताया था। वो आसपास के जंगल में गई, कुछ खास पत्ते ढूंढे जो दर्द कम करते थे और वापस आकर साधु बाबा के घाव पर उन्हें धीरे से लगा दिया। थोड़ी देर में बाबा का दर्द हल्का होने लगा। बेटी, तुम्हारा दिल बहुत साफ है, मैं तुम्हारी कोई मदद करना चाहता हूँ। तुम्हें क्या चाहिए? बाबा, मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए, मेरे बाबूजी ठीक हो जाएं। बाबा की आंखें भर आई। जंगल के किनारे एक पुराना घर है, वहां एक तहखाना है, उसमें एक काली कढ़ाई रखी है, उसी में खाना बनाओ सच्चे दिल से और अपने बाबूजी को खिलाओ, वह जरूर बेहतर होंगे। सच में बाबा? सच्चे मन से बनाया गया भोजन कभी बेकार नहीं जाता बेटी। गौरी अपने पिता को लेकर उस पुराने घर में पहुंची और अंदर गई। वहां एक छोटा सा तहखाना था और एक काली कड़ाही पड़ी थी, बिल्कुल वैसी जैसी बाबा ने बताई थी। गौरी ने थोड़ा सा अनाज इकट्ठा किया, चूल्हा जलाया और पूरे दिल से प्यार के साथ खाना बनाया। जब रघुनाथ ने वो खाना खाया तो थोड़ी ही देर में उन्हें पहले से कहीं ज्यादा अच्छा महसूस होने लगा। बेटी, आज मुझे सच में पहले से थोड़ा बेहतर लग रहा है। इसका मतलब बाबा सच कह रहे थे। कुछ दिन वहीं रहे, काली कड़ाही में खाना बनाती, बाबूजी को खिलाती। उनकी तबीयत धीरे धीरे सुधरने लगी, लेकिन एक दिन अनाज खत्म हो गया। गौरी के पास अब कुछ भी नहीं बचा था, सिर्फ एक चीज़ थी, उसकी माँ की यादगार, एक चांदी की कमरबंद जिसे उसने हमेशा संभाल कर रखा था। उसने उसे कभी बेचा नहीं, कभी गिरवी नहीं रखा। उस दिन उसने वह कमरबंद गिरवी रख दिया, थोड़े से अनाज के बदले। फिर उसने सड़क के किनारे एक छोटा सा ठेला लगा लिया। आइए, गरम गरम खाना, सच्चे दिल का खाना। पहले एक दो लोग आए, फिर कुछ और, फिर धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी। खाना साधारण नहीं था, सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं, उसमें कुछ और भी था जो लोगों को अंदर तक सुकून दे रहा था। एक बुजुर्ग आए, खाना खाया और कुछ देर चुप रहने के बाद बोले, बेटी, मेरे जोड़ों का दर्द जो सालों से था आज अचानक बहुत कम लग रहा है, ये क्या था? गौरी खुद नहीं जानती थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो तो बस दिल से खाना बनाती थी। फिर एक और आया, उसने कहा पेट की तकलीफ में आराम मिला। एक और आया, उसने कहा पेट का दर्द ठीक हो गया। किसी ने कहा पेट की बीमारी ठीक हुई।
किसी ने कहा सिर का दर्द चला गया। पूरे गांव में बात फैलने लगी, उस ठेले की लड़की का खाना कुछ ऐसा है जो अंदर से ठीक कर देता है। और फिर एक दिन रेवती अपने बेटे विक्रम के साथ गांव में किसी काम से वापस आई। ठेले के पास भीड़ देखकर दोनों वहीं रुक गए। ये क्या हो रहा है माँ? पता नहीं, चलते हैं देखते हैं। भीड़ के बीच जब गौरी दिखी, वही सादगी, वही शांत चेहरा, वही आंखें जो बहुत कुछ छुपाए हुए थी और फिर भी हल्की सी मुस्कान लिए थी। विक्रम एक पल के लिए वहीं रुक गया और रेवती ने भी उसे देख लिया। उसकी नजरें गौरी पर ठहर गईं, जैसे कोई पुरानी बात अचानक सामने आ गई हो। वो उसे पहचान गई। यही तो वही लड़की है, वही जो सुबह बाहर काम कर रही थी। कमला ने जो कुछ भी कहा था वो सब झूठ था। बेटी, मैं जानती हूँ तेरे साथ क्या हुआ। मुझे तभी कुछ गलत लगा था। मैं तुझसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। आप माफ़ी मत मांगिए आंटी जी, जो होना था वो हो गया। गांव के लोग सुन रहे थे, देख रहे थे। पूरी कहानी सामने आ गई। कैसे कमला ने गौरी को कमरे में बंद किया, कैसे झूठ बोला, कैसे उसका हक छीना गया। गांव में सन्नाटा छा गया। कोई कुछ नहीं बोल पा रहा था। बाबूजी अब धीरे धीरे ठीक हो रहे थे। घर छोटा था लेकिन अपना था। काम छोटा था लेकिन ईमान से किया हुआ था। तभी गांव की पंचायत ने फैसला किया, इस लड़की का ठेला नहीं, एक ढंग की रसोई होनी चाहिए और वही लड़की उसे चलाए। गौरी की आंखें भर आईं। इस बार ये आंसू खुशी के थे। नंदिनी की शादी के बाद पता चला कि विक्रम के घर में हर किसी को काम सीखना पड़ता था। जो काम नंदिनी ने कभी किया ही नहीं था, वही उसे सीखना पड़ा। रोज रोज झगड़े होने लगे। घर में तनाव बढ़ता गया। रिश्ते टूटने लगे। कमला अकेले घर में रह गई। बेटी दूर हो गई, पति साथ नहीं रहा। घर खाली सा हो गया और जो कुछ उसने तोड़ा था वो अब वापस नहीं आया। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अच्छा समय देर सवेर आता ही है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि इंसान को कभी हार नहीं माननी चाहिए। गौरी ने हर दुख, हर अन्याय के बावजूद अपना काम, अपनी ईमानदारी और अपना हौसला नहीं छोड़ा। सच्चाई और धैर्य का रास्ता कठिन होता है, लेकिन आखिर में वही इंसान को सम्मान और सुकून तक ले जाता है।